Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. This is me Sabah Farooq and today we are going to study Newton laws of motion. And before starting the unit or the topic, we should recall our previous knowledge, that was Newton first law and concept of inertia. So students, Newton first law, that is also known as law of inertia, states that if an object is in state of rest, it will remain in state of rest, or if a body is in state of motion, it will continue its state, or it will maintain its state of motion until or unless there will not be any external force applied on it. Means that कि अगर कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, रेस्ट कंडीशन पे है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ की बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि टेबल पे आपकी फ़िज़िक्स की बुक रखी हुई है तो वो उधर ही पड़ी रहेगी जब तक आप उसको उठाएंगे नहीं। मतलब ये कि जब तक आप उस पर कोई फ़ोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरह से जो है, अगर कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो मूव ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। तो इसी तरह से इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे जो है कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को जो है वो मेंटेन रखना चाहती है, और वी कैन से कि इनर्शिया इज़ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ आते हैं कि सेकंड लॉ ये है कि जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूव करती है। ठीक है, तो ये उस एक्सेलरेट करती है, उसकी एक्सेलरेशन जो है वो मास पे डिपेंड करती है। अगर जितनी हम जो है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे वो ज़्यादा मूव करेगी, और लेकिन जो है अगर वो हैवी होगी, उसका मास ज़्यादा होगा, तो वो कम एक्सेलरेट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें न्यूटन सेकंड लॉ 2 पॉइंट्स बताता है। एक ये कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्सेलरेशन, और दूसरा ये कि एक्सेलरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास, कि अगर जितनी हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन मास। मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगी, मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। तो इसको हम मैथमेटिकली लिख लेंगे, ए इज़ प्रोपोर्शनल टू एफ एंड ए इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एम। प्रोपोर्शनलिटी, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे, कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू 1 लेंगे, तो यहाँ से हमें जो है वो फाइनल फॉर्म मिल जाएगी न्यूटन सेकंड लॉ की, दैट इज़ एफ इज़ इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन सेकंड लॉ यही बताता है कि जो एक्सेलरेशन है वो उस टाइम लार्जेस्ट होगी जब फोर्स जो है वो लार्जर होगी और मास जो है वो स्मॉलर होगा। तो ये जो है वो हमें 2 पॉइंट्स क्लियर करते हैं कि एक्सेलरेशन और फोर्स का जो है वो आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, और एक्सेलरेशन और मास का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो इससे हम डेली लाइफ में मुख्तलिफ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कोई भी कार मूविंग ऑन अ रोड, तो उसका और ट्रक का अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो कार जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी, और ट्रक जो है वो कम उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ट्रक जो है उसका मास ज़्यादा है और कार का मास जो है वो कम है। अब आ जाता है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट ये है कि एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो स्टेटमेंट ये है कि अगर हम दो डिफरेंट बॉडीज़ को लेते हैं, एक बॉडी पे जो है वो एक्शन फोर्स एग्जर्ट करते हैं, तो वो बॉडी वापस जो है रिएक्शन करेगी, उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इसकी एग्जांपल वेल नोन आ जाती है कि जैसे ही हम बाल को जो है वो हिट करते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो सामने दीवार के साथ, वॉल के साथ जो है वो लगता है और वापस आता है। इट मीन्स कि हमारा एक्शन ये हुआ कि हमने बाल को जो है वो थ्रो किया, तो जो हमने फोर्स अप्लाई की, लेट्स से कि इट इज़ 5 न्यूटन, तो वो दीवार के साथ लगेगा, तो दीवार उस पर रिएक्शनरी फोर्स अप्लाई करेगी। वो भी लेट्स से कि 5 न्यूटन है, लेकिन डायरेक्शन चूँकि अपोजिट होगी तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस वजह से वहाँ पे हम जो है इसको लिख सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड क्या होती है, नंबर विद प्रॉपर यूनिट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 5 न्यूटन, तो 5 मेरे पास एक नंबर है और न्यूटन जो है उसकी यूनिट है, तो कलेक्टिवली इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन जो माइनस साइन है इट विल शो द डायरेक्शन।
मैथमेटिकली हम न्यूटन थर्ड लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। इट मीन्स के जितनी ए बॉडी जो है वो बी पे फोर्स एग्जर्ट करेगी, उतनी ही जो है वो बी वाली बॉडी जो है ए पे भी एग्जर्ट करेगी फोर्स। इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी और डायरेक्शन क्या है इनकी अपोजिट होगी। तो ये सेटिस्फाई करती है न्यूटन्स थर्ड लॉ को, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। एफ ए बी और एफ बी ए चूँकि दोनों मैग्नीट्यूड आ जाती हैं और माइनस साइन जो है वो शो करता है डायरेक्शन को। मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट एग्जर्ट करता है फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी जो है वो सेम फोर्स एग्जर्ट करेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को नाम दे दिए ए और बी। इसकी आप और भी बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं डेली लाइफ से, एंड जो कि आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकती हैं। अगर आपके जहन में ऐसी कोई भी एग्जांपल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है इसी से रिलेटेड आ जाता है कि जैसे इन्होंने बताया हुआ इस नेक्स्ट पेज पे कि जैसे ही जो है वो हिट किया जाता है बाल को, एक तो ये एग्ज़ाम्पल है, और दूसरा जो है ये है कि अगर जैसे जो है वो गन होती है तो उससे शूट करते हैं बुलेट को, तो एक हमें जर्क फील होता है। तो गन से जो है वो बुलेट फारवर्ड मूव करती है और जर्क हमें बैकवर्ड में जो है वो फील होता है, वो रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ही जैसे कि बताया हुआ है कि व्हेन वी पुश अगेंस्ट द एज ऑफ टेबल, ये हमारा एक्शन होगा। और हैंड्स शेप इज़ चेंज, तो हमारा हाथ जो है उसकी शेप चेंज हो जाएगी। एंड दिस शोज़ दैट द फोर्स इज़ बीइंग एक्सर्टेड ऑन इट। इट मीन्स कि वो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसके अलावा भी जो है वो आप इसकी मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको जेट की एग्ज़ाम्पल दी, जैसे मैंने आपको गन एंड बुलेट की एग्ज़ाम्पल दी, जैसे मैंने एक बाल को हिट करने का कहा कि जैसे ही हम बाल को जो है वो हिट करते हैं, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो पाँव है जो बाल को हिट करता है, तो वो अगर हमारे पास जो है बॉडी ए है और बाल जो है वो बॉडी बी है, तो ए जो है वो बी पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो उस वाल से जब वो टकराएगी वापस आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो न्यूटन ने जो है इसका आइडिया दिया कि दो फोर्सेस जो हैं एक्शन रिएक्शन पेयर पे, जो दो डिफरेंट बॉडीज़ पे होंगी। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल and opposite reaction, and reaction cannot neutralize each other. Action and reaction cannot neutralize each other because they act on different bodies. तो ये आप लोगों का आगे एक्सरसाइज में MCQ भी है, जिसमें आप लोग ये पढ़ेंगे कि why they cannot neutralize each other because they act on different body। जैसे मैंने आपको कहा, हम हिट करते हैं बाल को, तो वो हमारा एक्शन होता है, लेकिन रिएक्शन जो है वो वाल कर रही है, तो वाल एक डिफरेंट बॉडी आ जाती है। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन जो है वो चूँकि दो डिफरेंट बॉडीज़ भी होती हैं, इस वजह से ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती हैं। और ये एक्टिविटी भी इन्होंने दी हुई है बुक पे, बैलून फोर्सिंग एयर आउट, कि किस तरह से जो है वो बैलून से एयर जो है वो निकलती है। तो जैसे आप इसकी भी एग्जांपल ले सकते हो ना, कि जिस तरह से आप बैलून को जो है वो उसमें एयर को ब्लो करते हो, लेकिन जैसे ही एयर जो है वो उससे निकलती है बैलून से, तो बैलून एकदम जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर जो है वो नीचे आता है। तो ये भी जो है क्या होता है, इसका एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही होती हैं। जैसे हम बैलून को ब्लो करेंगे लेकिन हम उसको टाई नहीं करेंगे, और एक छोटा सा जो है वो सुराख कर देंगे बैलून के एंड पे, और फिर जो है वो बैलून को हम फ्री छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा कि बैलून जो है वो फारवर्ड मूव करेगा और उससे एयर जो है वो बैकवर्ड मूव करेगी। तो ये एक्शन हुआ कि फारवर्ड बैलून का मूव करना, और रिएक्शन ये हुआ कि एयर जो उससे निकल रही है वो जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। दोनों जो हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन चूँकि क्या है, अपोजिट है। एक जो है वो फारवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो होप्स हो कि आप लोगों को न्यूटन के ये तीनों लॉज जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया तो डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वेट आ जाता है। तो वेट मुझे नहीं लगता जो है कि ये इतना मुश्किल कंसेप्ट हो, क्योंकि वेट जो है इट इज़ आल्सो अ फोर्स। ठीक है, जो कि वो फोर्स जिससे जो है वो अर्थ अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है।
या हम वेट को ये भी कह सकते हैं कि इसका फार्मूला जो है वो W इज़ इक्वल टू mg आ जाता है। W क्या है, वेट फोर्स है, m जो है वो मैस है, और g जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब ये है कि वेट जो है वो ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। हैवी मैस होगा तो उसको जो है वो ग्रेविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी एज़ कम्पेयर टू लेस मैस। तो जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, पर फिर न्यूटन ने भी इसके अकॉर्डिंग, इसके मुतालिक जो है यही आइडिया दिया कि जैसे वेल नोन एक न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है कि दरख्त से जो है वो जब एप्पल जो है गिरा तो वो नीचे की तरफ ही क्यों नहीं आया, वो ऊपर भी जा सकता था। तो इसके पीछे कंसेप्ट यही था कि अर्थ के पास ज़रूर कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो कि बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अगर जो है उसको थ्रो किया जाए तो वो टुवर्ड्स अर्थ ही आती है, ठीक है। तो इससे जो है वो न्यूटन ने ये इसको कंसेप्चुलाइज़ किया कि अर्थ के पास ऐसी कोई ना कोई फ़ोर्स है जो कि बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उस फोर्स को नाम दिया गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जैसे कि हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा कि जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो वो एक्सेलरेट करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। न्यूटन सेकंड लॉ में ये बताया कि नेट फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी एक्सेलरेशन की। अगर जो है वो एक्सेलरेशन फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी। अगर हम इससे एयर रेजिस्टेंस को जो है वो निगलेक्ट कर दें तो वहाँ पे जो नेट फोर्स जो भी किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे लग रही है वो सारी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, जिसको कि हम क्या कहते हैं, उसका वेट कहते हैं, ठीक है। अगर हम क्या कर दें, एक्सटर्नल फोर्सेस को निगलेक्ट कर दें जो कि एयर रेजिस्टेंस फोर्स होती है एयर में, वेट हमारे पास फोर्स है और इसकी यूनिट भी जो है वो क्या आ जाती है, न्यूटन आती है, ठीक है। कंसिडर हम करते हैं कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मेस m है और वो टुवर्ड द अर्थ फॉल कर रही है, तो वहाँ पे उस पर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगी ग्रेविटी, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हैवी बंदा है और एक जो है वो हल्का सा बंदा है, वीक है। तो जब दोनों जो हैं वो अर्थ की, अगर दोनों को जो है वो टुवर्ड अर्थ ही जो है वो किया जाए, थ्रो किया जाए ऑब्जेक्ट्स को, बंदा नहीं कहते ऑब्जेक्ट्स को, तो उनमें से जो है अगर एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करें तो दोनों पे जो है वो ग्रेविटी एक्ट करेगी, ठीक है। तो इस वजह से वो डाउनवर्ड मूव करेंगे। अब वेट का फार्मूला क्या आ जाता है, W इज़ इक्वल टू mg। m तो जो है, अगर फॉर एग्जांपल हम वेट फोर्स अर्थ की फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैस ऑफ अर्थ हम इसमें पुट कर देंगे। और अगर या किसी एक ऑब्जेक्ट की जिसका वेट फॉर एग्जांपल 1 kg है तो उस पर अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 है तो वहाँ पे हम जो है वो दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें जो है वो वेट मिल जाएगा जो कि कितना होगा, 9.8 न्यूटन। इट मीन्स के a body having weight 1 kg, having mass 1 kg has weight of 9.8 न्यूटन। तो इसी तरह से जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे जो है वैल्यू ऑफ जी वेरी करती है। आपको पता है कि जैसे ही जो है वो हम टूवर्ड और अवे जाते हैं तो उस पर ग्रेविटी कम या ज़्यादा होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लीनियर मोमेंटम। अब मोमेंटम जो है वो क्या होता है, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मेस एंड वेलोसिटी। मेस आपको पता है क्या आता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और वेट जो है, सॉरी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई भी बॉडी जिसका मेस है और वो जो है वो डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रही है तो इट मस्ट हैव लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं और इसका जो है वो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाता है, p इज़ इक्वल टू mv, ठीक है। p इसका सिंबल है लीनियर मोमेंटम का, m मेस है और v क्या है, वेलोसिटी है। चूँकि जो है वो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम आता है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारे पास इसकी आ जाती है मेस की किलोग्राम और वेलोसिटी की आती है मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से इसकी यूनिट हमारे पास आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और या हम इन टर्म ऑफ न्यूटन इसकी यूनिट की बात करें तो इट विल बी न्यूटन सेकंड। ये भी अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो है तो वो बता दूंगी कि हाउ किलोग्राम मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू न्यूटन सेकंड। वैसे मैं आपको जनरली बता देती हूँ कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड मींस कि चूँकि हमारे पास फोर्स जो है उसकी यूनिट न्यूटन होती है और न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज़ इक्वल टू एम ए। एम क्या होता है,
मेस जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम, और ए क्या है एक्सेलरेशन जिसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से इट मीन्स के न्यूटन इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे लीनियर मोमेंटम के केस में तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो स्केयर लाने के लिए सेकंड का स्केयर लाने के लिए हम सेकंड को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई वाला सेकंड रह जाएगा, डिवाइड वाला सेकंड दूसरे सेकंड के साथ मिलकर सेकंड स्केयर हो जाएगा। तो इस तरह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केयर को हम न्यूटन ले लेंगे और साथ में मल्टीप्लाई सेकंड हो जाएगा, तो इट विल बी न्यूटन सेकंड। तो इस तरह से हमारे पास मोमेंटम की यूनिट इन टर्म ऑफ न्यूटन आ जाती है न्यूटन सेकंड, और वैसे इसकी यूनिट क्या आ जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसका हमारे पास इसका रिलेशन भी आ जाता है, फोर्स के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, तो जिसको हम प्रूफ करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से जो है वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम जो है वो फोर्स के कैसे इक्वल है, या फोर्स का जो है वो लीनियर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। तो इसका भी अगर आपको इस रिटन में मैथमेटिकल चाहिए हुआ तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। अदरवाइज़ अगर ज़बानी कलामी चाहिए तो वो आप साथ साथ बुक से देखें, और साथ साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हमारे पास जो है लीनियर मोमेंटम और फोर्स जो है इनका आपस में रिलेशन है। वैसे तो जो मैंने आपको यूनिट बताई है न्यूटन सेकंड वाली, तो इससे भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए चीज़ें, क्योंकि मोमेंटम जो है और न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट आ जाती है तो न्यूटन फोर्स की यूनिट है। इट मींस के फोर्स का और इसका लीनियर मोमेंटम का कोई ना कोई रिलेशन है। तो यहाँ पे हम चलते हैं फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का रिलेशन देखने। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है F इज़ इक्वल टू एम ए। यहाँ पे ए क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट हम वर्ड यूज़ करते हैं टाइम के लिए। तो यहाँ पे जैसे हम एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल वी किसकी इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो जैसे ही जो है इक्वेशन एफ इज़ इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी डेल्टा टी। तो आपको पता है जो ब्रैकेट में चीज़ होती है वो बाहर जो है सारी इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एम को अंदर वी एफ़ के साथ भी और वी आई के साथ भी, तो ये हो जाएगा एफ़ इज़ इक्वल टू एम वी एफ़ माइनस एम वी आई। एम जो है वो वी एफ़ के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और वी आई के साथ भी, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब हमने पढ़ा कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी इज़ इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है, तो इसमें हम कहेंगे जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो भी कौन सा होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। और इसी तरह से माइनस एम वी आई क्या है, मेस तो चूँकि कांस्टेंट है, मेस तो चेंज नहीं होता। वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इट मीन्स के एम वी आई जो है वो पी आई की इक्वल होगा, मतलब ये कि इनिशियल मोमेंटम की इक्वल होगा। सॉरी। तो यहाँ से जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे तो वो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एफ़ क्या है, हमारे पास नेट फोर्स है, इक्वल्स टू पी एफ क्या है, फाइनल मोमेंटम है, माइनस पी आई क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब पी एफ माइनस पी आई, जैसे कि हमने वी एफ माइनस वी आई डेल्टा वी को लिखा, तो इसी तरह से पी एफ माइनस पी आई भी किसके इक्वल है, डेल्टा पी के इक्वल है, और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो एफ़ इज़ इक्वल टू, जब हम इसको पी एफ माइनस पी आई को जो है फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम को जो है वो डेल्टा पी के इक्वल लेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी एफ़ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा पी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, इक्वल्स टू किसके इक्वल हैं, एफ़ के इक्वल हैं, मतलब कि टोटल फोर्स के इक्वल हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है फोर्स का लीनियर मोमेंटम के साथ, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम गिव्स अस फोर्स। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपके पास कोई एमसीक्यू आता है इससे रिलेटेड, या कोई भी इससे रिलेटेड
टॉपिक आता है तो आपको जो है इस बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम के। जब हम इक्वेशन में पुट किया तो ये हो जाएगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो इसको हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर मोमेंटम के अंदर जो सडन चेंज आएगी तो वो क्या होगी, फोर्स इज़ यहाँ पे जो है सडन चेंज में क्या होगा, फोर्स भी चेंज होगी। मतलब कि मोमेंटम के चेंज होने से हमारे पास फोर्स भी चेंज होगी। ठीक है, तो आगे जो है वो आप उसके लिए दिया हुआ है कि आप इससे जो है वो इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखें, और इसी तरह से जो है इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दी हुई है जिसकी हमें फोर्सेस वगैरह गिवन है, मेस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। तो हमने एवरेज नेट फोर्स फाइंड करनी है और इसी तरह से एवरेज फोर्सेस फाइंड करनी है, टाइम आपको गिवन है। तो यही फार्मूलाज को यूज़ करके जिसमें लीनियर मोमेंटम का फोर्स के साथ रिलेशन है, हम इजीली जो है वो एवरेज फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेस भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। तो यही एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी वाली इक्वेशन को यूज़ करें, तो वैल्यूज़ पुट करें और डेल्टा टी भी आपको गिवन है, टाइम को जो है वो पुट करें तो यू विल गेट द फोर्स। ठीक है, एवरेज नेट फोर्स आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ, उसके बाद जो है वो वेट का कंसेप्ट पढ़ा और फिर लीनियर मोमेंटम। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और कोई भी मसला हुआ तो डू आस्क इन कमेंट।